हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे कि अपने मेट्रो से रिलेटेड एग्जाम हो गए या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया या न्यूक्लियर प्लांट हो गया, इन जितने भी इंडिया में प्लांट है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है वायर बाउंड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है या मिश्र धातु है। ठीक है, तो यूरेका है। अब हम बात करें, अगर यूरेका है ना, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली में, है ना, रेजिस्टेंस होता क्या है आपका, तो ये पता होना चाहिए आपको। रेजिस्टेंस एक्चुअली में धारा यानी करंट का विरोध करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट का विरोध करे, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। एक ऐसा एलिमेंट जो करंट का विरोध करे, है ना। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो सिंबल कैसा होता है? इस तरह। अगर हम इसमें एरो का निशान लगा दें तो ये वेरिएबल टाइप होता है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, वेरिएबल टाइप है ना। अगर वायर बाउंड की बात करें तो इसमें वायर होते हैं, बाइंडिंग की जाती है इस पर, है ना, तो वो वायर बाउंड कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। पहले हम समझते हैं ओम का नियम एक्चुअली में है क्या। ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की, चालक मतलब वायर जिसको हम लोग कहते हैं, वायर या कंडक्टर या कह सकते हैं हिंदी भाषा में तार, है ना, जिसमें करंट फ्लो हो जाए, कुछ भी, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो। जैसे क्या हमने बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली जो धारा है वो किसके समानुपाती होती है? विभव के, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो, कहने का मतलब अपरिवर्तनीय रहे, तो जो करंट रहती है वो किसके समानुपाती होती है? विभव के। या कह सकते हैं विभव समानुपाती किसके होता है? करंट के। तो जब कांस्टेंट रखता है तो V बराबर क्या होता है? आई आर, जहाँ पे आर क्या है आपका रेजिस्टेंस, आई क्या है करंट, और V क्या है? वोल्टेज, है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपको पता है, अभी मैंने, ओम होता है। वोल्टेज का यूनिट, वो विभव का क्या होता है? वोल्ट, है ना। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और करंट का एम्पियर, है ना, इस तरह। और अगर हम बात करें कि ओम का नियम ग्राफ कैसा दर्शाता है? लीनियर, इस तरह, है ना। अगर हम बात करें अगर अदर एलिमेंट की, जैसे अपना डायोड हो गया, है ना, ट्रांजिस्टर हो गया, या फिर आपका कह सकते हैं SCR हो गया, तो ये नॉन लीनियर ग्राफ दर्शाते हैं इस तरह। और ओम का नियम कैसा दर्शाता है? लीनियर, एकदम स्ट्रेट। और ये डायोड, ट्रांजिस्टर और SCR ये सब नॉन लीनियर होते हैं कंपोनेंट, है ना। तो ये आपका आरेखीय ग्राफ दर्शाते हैं, और ओम का नियम रेखीय है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी चालक में उपस्थित प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, R बराबर रो एल अपॉन ए, पढ़ा था कि नहीं? तो रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? एक तो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना। पदार्थ की मात्रा में भी निर्भर करता है, और लंबाई पर, और तापमान पर। बट निर्भर किस पे नहीं करता? तो वो विद्युत धारा की चाल पर निर्भर नहीं करता है। यानी अपना जो आंसर होगा वो किसकी तरफ जाएगा? ए की तरफ जाएगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है व्हीट स्टोन का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? व्हीट स्टोन का यूज अज्ञात प्रतिरोध यानी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली केल्विन ब्रिज भी है ना, व्हीट स्टोन भी है, जो कि आपका डेवलप रूप है, और आपका मेगर भी है। तो इनका अलग अलग जगह यूज है। जैसे बात करें हम अगर व्हीट स्टोन की, तो ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेगा, और केल्विन भी करता है। लेकिन केल्विन ब्रिज क्या होता है? बेसिकली बहुत लो रेजिस्टेंस फाइंड कर पाता है ना। तो उसी का शुद्धतम रूप हमारा क्या है? व्हीट स्टोन है ना। तो व्हीट स्टोन की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन क्यू बराबर, चाहे इस तरफ ले लो, P अपॉन S बराबर R अपॉन क्यू, ये भी ले लो, या
इस सर्किट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अगर हम बात करें तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा P/Q बराबर R/S, ये पढ़ा होगा है ना। तो सर्किट के अकॉर्डिंग ले सकते हो आप। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है। अगर हम किरचॉफ के नियम की बात करें तो दो नियम है किरचॉफ के, एक धारा संबंधी नियम और एक वोल्टेज संबंधी नियम, है ना। अगर धारा संबंधी नियम की बात करें तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि धारा संबंधी नियम किस संरक्षण पर लागू होता है ना। तो धारा संबंधी नियम है जो किरचॉफ का, वो ऊर्जा संरक्षण या आवेश, तो ये पूछता है ऑप्शन में, तो वो आवेश संरक्षण पर निर्धारित है। जो आपका किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश यानी जिसे हम कह सकते हैं चार्ज पर आधारित है। और अगर हम बात करें किरचॉफ का वोल्टेज संबंधी नियम तो वो आपका किस पे आधारित है, आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये नोटेड पॉइंट है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम यानी कह सकते हैं जिसे करंट लॉ, वो हमेशा आवेश पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर। और किरचॉफ का सेकेंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ, वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बात करते हैं हम किरचॉफ के नियम की। तो ये सेकेंड नियम है आपका, इसमें देखो ये सर्किट दे रखा है। सेकेंड नियम एक्चुअली में कहता क्या है कि यदि किसी परिपथ में, अगर डीसी परिपथ की बात करें, यदि किसी डीसी परिपथ में टोटल रेजिस्टेंस और उनमें बहने वाली जो धारा है का गुणनफल उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। यानी कह सकते हो E1 + U2 बराबर पहला रेजिस्टेंस IR1 प्लस, है ना, जो भी हो IR2 जो भी और प्लस IR3, इन सभी का क्या ले लोगे, योग, है ना। तो इसे बोल दो डेल्टा ई सीधा, और इनको क्या बोल दो IR, यानी फर्स्ट की तरफ जाएगा आपका सिग्मा IR। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। समझ में आई बात कि किसी लूप में लगे हुए प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। यही सेकेंड लॉ है ना। नेक्स्ट, डीसी परिपथ में वोल्टेज को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी परिपथ में वोल्टेज को घटाने के लिए एक्चुअली में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, है ना, का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, धारिता प्रभावित नहीं होती। धारिता की अगर हम बात करें कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी एक्चुअली में है क्या, जो ऊर्जा को क्या करे, कंज्यूम, ऊर्जा को क्या करे, स्टोर कर ले अपने आप में, है ना, कैपेसिटी, है ना। कैपेसिटर इज सच एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुज कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इज साइज। मतलब कहने का ये तात्पर्य है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जो जिसका आकार बढ़ाए हुए बिना वो अपने अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर कर ले, है ना। अगर बात करें धारिता से प्रभावित नहीं होती है तो C बराबर आपका होता है ε0 Ka/d, जिसमें ये क्या है, वैद्युतशीलता के क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये क्या है आपका एरिया, और d क्या है आपका प्लेटों के बीच की दूरी, है ना। अगर हम बात करें तो प्रभावित कौन सी चीज़ नहीं है इससे, आवृत्ति नहीं है प्रभावित, परावैद्युत पदार्थ तो है आपका लेकिन आवृत्ति नहीं है। ये क्या है, परावैद्युतशीलता जो भी हो, है ना, E। और ये क्या है आपका एरिया ऑफ जो आपकी प्लेट है उनके बीच का क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट, प्रेरक एक ऐसा निष्क्रिय अवयव है जो दिष्ट धारा के लिए प्रदर्शित करता है। प्रेरक यानी इंडक्टर जिसे बोलते हैं, इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है इंडक्टर का यूनिट, ये ध्यान रखना। इंडक्टर होता कि बेसिकली कैसा, इस तरह, जिसे हम चौक बोल सकते हैं, है ना। आपका इंडक्टर होता है चौक, है ना, जो ट्यूबलाइट वगैरह में देखते हो आप, है ना, जो बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट रहती है उसमें चौक लगी रहती है, उसे हम इंडक्टर बोलते हैं। और शुद्ध देसी भाषा में बोलें तो अगर आप इंडक्टर कैसे भी बना सकते हो, चुम्बक होती है उसके ऊपर वायर लपेट दो, है ना, कॉपर का, तो वो इंडक्टर का कार्य करेगा, है ना। तो अगर हम बात करें इसकी
तो निम्न प्रतिबाधा कैसे दर्शाएगी? देखो एक्सएल आर इक्वल होता है 2πfl, ठीक है। अगर हम बात करें दिष्ट धारा की, तो दिष्ट धारा की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? जीरो। जीरो होगी तो एक्सएल कितना हो जाएगा? जीरो, यानी निम्न प्रतिबाधा होगी, है ना। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या होगा? जीरो, यानी निम्न होगा। नेक्स्ट, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी है तो उनके मध्य बल होगा। अगर हम बात करें कूलॉम के नियम की, तो ये कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम क्या कहता है? यदि कूलॉम का नियम ये है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किन्हीं दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के कैसे है? समानुपाती। उन आवेशों के गुणनफल के कैसे है? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती। कूलॉम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के कैसे? गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्यय के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी कैसी कर दी जाए? आधी कर दी जाए। आधी का मतलब क्या है कि जो हमारा इस पे डिपेंड है, F समानुपाती 1/r स्क्वायर, तो दूरी आधी कर रहा है ये, सपोज। अगर इस R/2, तो जो बल होगा वो कितना हो जाएगा? 4 गुना, क्योंकि F2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 1/r, ये होगा, यानी 4 गुना। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, डिस्क धारा की आवृत्ति होती है, डिस्क धारा की आवृत्ति क्या होती है? 0। और एसी की कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, है ना। अपने बाहर विदेश की अगर बात करें तो 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड है वहाँ। अगर हम बात करें एसी और डीसी की, तो एसी जो होती है अपनी कैसी? साइन वेव दर्शाती है इस तरह, और डीसी एक या तो वो पॉजिटिव सर्कल में चलेगी, ये 0 है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह चलेगी। एसी की अगर बात करें तो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, और डीसी की अगर बात करें तो 0 हर्ट्ज, है ना। अगर हम बात करें कि जो हमारी एसी है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का डायरेक्ट करंट, ठीक है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर एक रेजिस्टिव लोड में वोल्टेज वितरण होता है। वोल्टेज वितरण का मतलब क्या है? बी बराबर क्या होता है? सॉरी, बी बराबर क्या होता है? आई आर, है ना। तो किस पे वितरण हो रहा है? वो आई और आर के गुणनफल पर है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध को प्रतिस्थापित करने के क्रम में आदर्श धारा स्रोत प्रतिस्थापित की जाती है। यानी आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, आदर्श करंट सोर्स। इसने कंडीशन क्या लगा दी है? आदर्श करंट सोर्स। पहले हम करंट सोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे लेते हैं करंट सोर्स, और इधर लेते हैं आइडियल का केस, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स। तो हम करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है अपना? 0। आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वो कैसा परिपथ होगा? आप बताओ। रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट है तो वो कैसा होगा? खुला या बंद? तो वो खुला परिपथ होगा, यानी उसमें क्या जो करंट है वो क्या होगी आपकी? 0, है ना, 0 होगी, यानी खुला परिपथ होगा। तो बी इज राइट आंसर। बात समझ में आई? जब रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट, और करंट क्या है? 0, तो वो कैसा है आपका? खुला परिपथ। नेक्स्ट, ऊर्जा का एक व्यावसायिक मात्रक बराबर होता है। ऊर्जा की हम बात करें, ऊर्जा और शक्ति दोनों की बात कर लेते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट किलोवाट या वाट, है ना, किलोवाट या वाट। अगर हम बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा कंडीशन लगा दे, विद्युत शक्ति का वाट या किलोवाट, लेकिन विद्युत ऊर्जा की बात करें तो किलोवाट घंटा या केवल वाट घंटा, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। वाट 1 किलोवाट, इसमें घंटा शब्द आ जाएगा विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो वही चीज़ है, ऊर्जा का व्यावसायिक रूप किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा, यानी 20 राइट आंसर। नेक्स्ट,
आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।